नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग, अर्थात हमारा जो राज्य का पुनर्गठन किया गया वो कैसे किया गया, कब किया गया और क्यों किया गया, इसमें कौन कौन सी सिफारिशें थी। इसको जानने से पहले आप सबसे पहले जानिए कि देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद हमारे भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उन्हीं चुनौतियों में एक चुनौती थी राज्यों को पुनर्गठित करने की, क्योंकि हमारा भारत देश लगभग 565 रियासतों में बटा था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे देश के सामने जो चुनौती थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कैसे उसको दूर किया। क्योंकि हमारा भारत देश आप सभी को पता है विविधताओं से भरा हुआ है, जहाँ पे भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, तमाम वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। इनके बीच तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल है। उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया, इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका शुरू होता है टॉपिक जो ये होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों को पुनर्गठन करने का दौर। करा है कि देखिए, भारत देश में आज़ादी प्राप्त करने से पहले ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाती रही थी। ठीक है, यानी जब देश आज़ाद हुआ ही नहीं था उससे पहले भी बार बार भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग की जा रही थी, परंतु आज़ादी प्राप्ति के बाद इस मांग में और अधिक वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय कांग्रेस भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन करती थी। इस दल के इस दल में, अर्थात जो राष्ट्रीय कांग्रेस के दल में, तेलुगु दल, कन्नड़ और मराठी भाषी जनता के दबाव में आकर सरकार ने क्या किया, नवंबर 1947 में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को मान लिया था। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, कहना क्या चाह रहा है कि देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही, मगर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था वो बहुत कम उठ रही थी, मगर देश की आज़ादी के बाद ये मांग और तेज उठने लगी, जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को क्या किया। जैसे उस समय हमारे जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे, जो तेलुगु भाषी थे, कन्नड़ थे और मराठी थे, इन लोगों के दबाव में आकर सरकार ने क्या किया, नवंबर 1947 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, आपके जो यहाँ पे ग्रीन सिंबल दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। संविधान के अध्यक्ष, उस समय जो हमारे संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एस के धर की अध्यक्षता में एक कमेटी की बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग उठने लगी, उस मांग में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे एस के धर जी, उनका क्या नाम था, एस के धर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो एस के धर साहब थे, ठीक है, उनके 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 अध्यक्षता के रूप में एक आयोग बनाया गया है। इस आयोग का कार्य था कि इस आयोग को विशेष काम यह दिया गया कि वह दक्षिण भारत में उठ रही जो मांग है, ठीक है, दक्षिण भारत में जो उठ रही मांग है कि भाषा के आधार पर मांग की जांच करे और बताए कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक है या नहीं। अर्थात जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनका नाम था एस के धरे। उनके उनके समर्थ में एक समिति बनाई और उन्होंने इन्हें काम क्या सौंपा कि भाषा के आधार पर जो दक्षिण भारत या अन्य भारत के राज्यों में जो मांग उठाई जा रही, क्या वो आवश्यक है या नहीं। तो आयोग ने विद्यार्थियों 10 दिसंबर 1948 को, कब, 10 दिसंबर 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट समर्पित की, अर्थात उन्हें सौंप दी, जिसमें कहा गया, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, यहीं से ध्यान दीजिए, जिसमें कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि
प्रशासनिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी राज्य बने वो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से बने, क्योंकि ये हमारे देश की एकता का सवाल था। तब कई राज्यों ने खासकर जब ऐसी बात पता चली तो कई राज्यों ने क्या किया, जिसमें खासकर जो तेलुगु भाषी राज्य थे उन लोगों ने क्या किया, हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनकी मांग क्या थी कि हमारा भी एक अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व को समाप्त ना किया जाए, इसलिए हमारा भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जाए। क्योंकि हमने अभी पहले ही कह दिया कि हमारा भारत देश क्या विविधताओं से भरा है, हम सभी को क्या करना है, उन विविधताओं में ही क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। तो आप देखिए जैसे तेलुगु भाषियों ने हिंसा फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें ठीक है इसके धर आयोग की बातों को उन लोगों ने मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जो इसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सौंपा था कि जो भाषा के आधार पर नहीं बनने की दृष्टि से बल्कि प्रशासन की दृष्टि से राज्यों को पुनर्गठित किया जाए, तब तेलुगु भाषियों ने जो आयोग की बातें थी उसको नजरअंदाज करके यानी नहीं माना, क्योंकि आयोग भाषा के आधारित राज्य न करके बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करती थी। इसलिए तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। आगे देखिएगा, आयोग की जो रिपोर्ट जारी की गई, आयोग की पूरी रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई पूरे दक्षिण भारत में, ठीक है, पूरे जो आप दक्षिण भारत देखते हैं इस तरह का भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है पूरा, वहाँ दक्षिण भारत के अंतर्गत दक्षिण भारत में विरोध शुरू हो गया। और विरोध इतना भयंकर हुआ कि चारों तरफ आगजनी करना शुरू कर दिया, आंदोलन होना शुरू कर दिया। जो जहाँ भारत में देखिए, जहाँ पे अभी हम लोगों ने हाल ही में आज़ादी प्राप्त की है, अभी शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई है, राज्य एक नहीं हो पाए, फिर से हिंसा और दंगा शुरू हो गया। तो इससे हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को डर लगने लगा। तब आयोग की जो रिपोर्ट थी वो पूरे दक्षिण भारत में विरोध शुरू हो गया। तब कांग्रेस ने क्या किया, पुनः भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मामले में विचार करने के लिए तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय देखी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए मांग बढ़ती जा रही है, तब प्रिय विद्यार्थियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक गठित समिति के रूप में एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था JBP समिति। क्या नाम था? JBP समिति, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी के समर्थन में एक समिति बनाई, जिसमें ये 3 सदस्य थे। आपसे कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जाता है। तो जब ये इसके धरे आयोग के बाद ये दूसरी समिति बनाई गई और इस समिति ने भी क्या किया, जो JBP समिति बनी उसने क्या किया, अप्रैल 1949 में, ठीक है, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उसने कहा भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन का मांग स्वीकार यानी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका भी मानना था कि जो भाषा के आधार पर राज्य बन रहे हैं वो गलत है, बल्कि इसको प्रशासनिक दृष्टि से बनाना स्वीकृत माना जाता है। किंतु उसने अपनी बात में आगे क्या कहा था वो भी देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर लिया गया, लेकिन रिपोर्ट में भी कहा गया कि जन भावना व्यापक रूप से इस मांग को उठाती है, तो लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत को क्या करना पड़ेगा, जन भावना का आदर करते हुए उनकी इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपने बाकायदा फिर जहाँ JBP समिति ने कहा था कि जो दक्षिण भारत के अन्य जो राज्य हैं अगर वो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करते हैं तो जायज़ नहीं है, पर अगर देखते हैं कि ये ज़्यादा मांग बैठते हैं तो भारत देश लोकतंत्रात्मक देश है, यहाँ पे जन भावनाओं की कद्र की जाती है। इसलिए जन भावनाओं की कद्र को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्रात्मक देश है, यहाँ पे सभी का अधिकार एक समान स्थापित होता है। आखिर क्या किया गया, समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद जब समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद अब क्या हुआ मामला देखिए। जब समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी तब मद्रास अर्थात चेन्नई जो आपका दक्षिण भारत के इलाके में है, जो मद्रास में रहने वाले तेलुगु भाषियों द्वारा क्या हुआ, आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इन लोगों ने क्या किया, बहुत तेजी से आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में पोट्टी श्रीरामालू जी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पोट्टी श्रीरामालू जी जो मद्रास यानी तमिलनाडु के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन कर दिया।
आमरण अनशन पर बैठ गए और ये 56 दिनों तक, लगभग 56 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठने के बाद इनका क्या हुआ, 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। जब ये आमरण अनशन पर बैठे और लगभग कितने दिन बैठे, 56 दिन बैठे। 56 दिन बैठने के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और रामालू की जो मृत्यु के बाद इस आंदोलन को और ज़्यादा क्या हुआ, तीव्रता मिल गई और इस संपूर्ण भारत में क्या हुआ, हिंसा का माहौल फैल गया। क्योंकि जहां इनके नेता को क्या हुआ, देहांत हुआ आंदोलन में आमरण अनशन के कारण, क्योंकि उनकी पहली मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जाए। जब सरकार ने देखा कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, अब फिर से पुनः हिंसा फैल गई, दंगे फैल गए, फसाद फैल गए और जो भारत शांति के पथ पर चलने वाला था वो अहिंसा के मार्ग पर पहुंच चुका था। अब सरकार को लगने लगा डर। उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। अब बच्चों, जब पूरे दक्षिण भारत में क्या हुआ, हिंसा का माहौल फैल गया, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 19 दिसंबर, कितने को, 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग, यानी पृथक, कह सकते हैं अलग, पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, तब सरकार ने क्या किया, इनके दबाव में आकर क्या किया, 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग ही क्या किया, आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार क्या हुआ विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, अब हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए, आप इसे नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट। 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। आपसे यहाँ प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य कब बनाया गया, 1 अक्टूबर 1953 को। तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार देखिए क्या हुआ कि हिंसा और दबाव के द्वारा क्या किया गया, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। आगे चलते हैं। अगला आपका शुरू होता है यहाँ से, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो हो गया, अब इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, मतलब इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के कारण भारत के अन्य भाषाइयों ने भी क्या किया, मांग उठाना शुरू कर दिया। कहा जाता है ना, देखी देखा सब कुछ होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश जैसे ही राज्य बना, भारत के अन्य जो भी भाषाई राज्य थे उन्होंने भी क्या किया, भाषा के आधार पर अपने राज्यों की मांग उठाना शुरू कर दिया गया, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसलिए केंद्र सरकार ने आखिर में क्या किया गया, केंद्र सरकार ने दिसंबर 1953 में, ठीक है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। एक आयोग बनाया जिसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो क्या करेगा, राज्यों को पुनर्गठित करेगा। जो भी जैसे राज्य बनना चाहते हैं उनकी इसमें जांच परख होती थी, सुनवाई होती थी, देखा जाता था वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, इस तरीक़ा से। तो 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में जो हमारे न्यायाधीश थे उनका नाम था फजल अली अहमद सी जी, ठीक है, जो उस समय हमारे अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति जी थे, उनका नाम था फजल अली अहमद। अब क्या किया गया बेटा, जो न्यायमूर्ति जो आपके फजल अली अहमद को क्या किया गया, इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, फजल अली आयोग, अर्थात जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बना, उसका दूसरा नाम है आपका फजल अली आयोग, या इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सरकार को सौंपी, मतलब जो फिर इसने देखा कि जो 1953 में नए नए राज्यों की मांग उठने लगी, नए राज्य कैसे बने, क्यों बने, कब बने, इस तरीक़ा से क्योंकि आपने देखा कि आंध्र प्रदेश तो बन गया, आंध्र प्रदेश बाद अन्य राज्य भी क्या किया, अपनी मांग उठाना शुरू कर दिए। तो इसने क्या किया 1956 में, यहाँ से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1956 में सरकार को अपनी रिपोर्ट इसने क्या किया, सौंप दी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या किया गया, फजल अली आयोग अर्थात जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे, इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसमें
उसने प्रमुख सिफारिशें की इस रिपोर्ट के अंतर्गत, तो कौन कौन सी सिफारिशें थी वो थी देखते हैं यहाँ पे, जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा, इसने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन सी सिफारिशें की थी। पहला, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, परंतु भाषाई और सांस्कृतिक सजीवता का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो भी भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठित हो रहे थे, उनमें अगर गठित किया जा रहा है तो उनके जो आगे आगे भी ध्यान रखा जाए, जो सांस्कृतिक सजीवता है, मतलब जो सांस्कृतिक रूप से उनका जीवन है, उनको भी जीवित रखा जाए। तो ऐसे भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य बने जो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक आधार पर, जिसमें नागालैंड भी प्रमुख रूप से हम देखते हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक छवि है, उस आधार पर इनको भी ध्यान में रखकर बनाया गया। तो यहाँ पे पहला इन्होंने सिफारिश क्या की थी, राज्यों का जो गठन किया जाए अब भाषा के आधार पर तो किया जाए, परंतु भाषाई और सांस्कृतिक सजीवता को भी ध्यान रखकर इस राज्यों को भी बनाया जाए। आगे सेकंड मांग क्या की थी, सेकंड शर्त क्या थी इनकी, दूसरी सिफारिश क्या थी वो देखेंगे। राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजनाओं का भी सफल बनाने की क्षमताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड मांग क्या की थी, सिफारिश क्या थी, राज्यों को पुनर्गठन करते समय, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजनाओं का भी सफल बनाने की क्षमता का भी ध्यान रखा जाए, जिससे हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चल सके। आगे अलग अलग राज्यों के वर्गों को समाप्त करके भारतीय संघ को 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर देना चाहिए। जो भारत के अलग अलग राज्य थे और उनके बहुत छोटे छोटे कुछ हिस्से थे, उसको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। जैसे हमने देखा कि असम को काटकर कुछ अन्य राज्य बनाए गए, इस प्रकार, ठीक है। तो भारत के जो अलग अलग राज्यों के वर्गों को समाप्त कर दिया जाए और भारतीय संघ को क्या किया जाए, 16 राज्यों या 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर देने की बात कही गई थी। शुरू में 14 कही गई थी, मगर 1-2 और बढ़ गए थे, तो 16 राज्यों की बात कह दी गई थी। आगे अगली मांग क्या थी, भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मतलब जो भाषा के आधार पर हो या कुछ अन्य भी जो भी राज्य पुनर्गठित किए जाएं, उनमें हम देखें कि भारत की एकता बनी होनी चाहिए और वो सुरक्षा भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि भारत देश में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भारत की में राष्ट्रीय एकता कैसे स्थापित किया जाए। इस राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में भाषा भी एक विवाद थी, इसलिए इन समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। आगे चलते हैं। तब प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र सरकार ने क्या किया, जो फजल अली आयोग था जो 1956 में, उसने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट क्या की, संसद को पारित करवा दी थी। तो चलिए यहाँ देखते हैं केंद्र सरकार ने क्या किया, आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन करने के साथ ही उसे स्वीकार कर लिया। जैसे उसमें भाषा के आधार पर साथ साथ सांस्कृतिक आधार पर भी उसने क्या किया, महत्व दे दिया। साथ ही राष्ट्रीय एकता और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कराने का प्रयत्न किया। इस प्रकार क्या किया गया, जो फजल अली आयोग थी उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से समर्पित कर लिया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम अर्थात 1956 में एक संसद ने पारित कराया। अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने जो अपना एक रिपोर्ट बनाई थी उसे संसद में पारित करा दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1956 बताइएगा, क्योंकि आपने इससे पहले जो 53 की घटना थी वो पढ़ ली और 52 की जो घटना थी वो पढ़ ली। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के परिवर्तन के बाद भारत में 14 राज्य बन गए। ठीक है, 14 राज्य बन गए, जिसमें से 16 बताया था, 14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, तो जो हाँ 3 किसने बात की थी, यहाँ 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को क्या किया गया, गठित कर दिया गया। इस प्रकार क्या गया, भारत में जो राज्यों का निर्माण किया गया वो 14 राज्यों में विभक्त हो गया। तो आपने देखा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, उसके बाद अन्य राज्य बनना शुरू हो गए। जैसे उसमें हम देख सकते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, मुंबई है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो क्या है, हमारा बनना शुरू हो गए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो हमारे वर्तमान संदर्भ में 28 राज्य हैं वर्तमान समय में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत में क्या है, स्थापित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने कार्यों को संचालित किया। अगर प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज इस क्लास में हमने पढ़ा कैसे बना हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग और इसके प्रमुख कार्य और इसकी सिफारिशें। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अपने बच्चों
तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।